हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल। और आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम संवेगात्मक बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की विशेषताओं आदि के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो देखते हैं क्या है ये संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। तो संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रत्यय जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया था और उनकी बुक का नाम था व्हाट इज़ ईआई। ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डेनियल गोलमैन ने दिया था। मतलब जो इसका जो प्रत्यय दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने दी थी, इसकी जो धारणा थी वो। लेकिन इसको प्रसिद्धि जो दिलाई थी वो डेनियल गोलमैन ने दिलाई थी और उनकी बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। मतलब संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है, ये उनकी बुक का नाम था। और हम आज देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है बुद्धि लब्धि से। इसकी मापन इकाई EQ है और मेयर व सेलोवी ने कहा है कि संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी अपनी व दूसरों की भावनाओं का संचालन करते हैं, अंतर करते हैं, वो उनसे निर्देशन प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें मेन चीज़ है कि अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को समझना व दूसरों के इमोशंस को समझना। तो ये मेयर सेलोवी ने कहा था। अब आता है डेनियल गोलमैन। इसने कहा था कि संवेगों को जानने, उनकी देखभाल करने, संबंध स्थापित करने की जो शक्ति है उसको हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। मतलब संवेगों को पहचानना, उनकी देखभाल करना और उनमें संबंध जो है उसको स्थापित करना, यही संवेगात्मक बुद्धि है। अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि गोलमैन ने दिया था कि गोलमैन के अनुसार अगर एक व्यक्ति में बुद्धि लब्धि अगर 20% है और उसकी संवेगात्मक बुद्धि 80% है तो वह व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल हो जाएगा। मतलब अगर किसी का IQ 20% ही है लेकिन उसका जो EQ है वो 80% है तो वह व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल हो जाएगा, उसको सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। तो ये दिया था उन्होंने कि IQ का रेशियो अगर 20% है और EQ दोनों का अगर रेशियो 20 और 80 का है तो व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र भावनात्मक स्थिरता बटा मानसिक आयु इंटू 100। तो ये संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र है। अब हम संवेगात्मक बुद्धि की जो 5 विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आत्म जागरूकता, आत्मचेतना है सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है आत्म नियंत्रण, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। थर्ड है आत्म अभिप्रेरणा, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। फोर्थ है समानुभूति, नॉट सहानुभूति, समानुभूति है ये। फिर परानुभूति या इम्पैथी। और लास्ट है सामाजिक दक्षता है संबंध संचालन या दूसरों के संवेगों को पहचानना। तो जो आत्म जागरूकता है, जो आत्म चेतना है, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस है, इसका अर्थ है कि अपने संवेगों को पहचानना, अपने इमोशंस को पहचानना, ये इसमें आता है। मतलब जैसे आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा अगर शैतानी करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है तो आप उसको डांटते हो। पर अब उसको डांट दिया तो उसके बाद आपको अपने संवेग पहचान लिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, तो फिर उस पर कंट्रोल करना चाहिए और फिर उसको मतलब पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए कि वो ठीक है यूँ। मतलब अपने संवेगों को पहचाने कि अभी मैं गुस्से में हूँ। तो ये सब जो आता है अपने फीलिंग्स इमोशंस को समझना कि आप कब किस मूड में हो, तो ये जो होता है वो उसको कहते हैं अपन आत्म जागरूकता, आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है सेल्फ कंट्रोल, अपने संवेगों पे नियंत्रण। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप क्लास में हो और अगर आपको गुस्सा आ जाता है किसी बच्चे पे या किसी विद्यार्थी पे तो आप उस पर गुस्सा करते हो, पर एक एक थोड़े अंतराल के बाद या थोड़े समय बाद आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना होगा और आगे अपनी पढ़ाने की गतिविधि जो है उसको सुचारू करना होगा। नहीं तो अगर आप उसको उस गलती के लिए पूरी मतलब जो आपकी जो क्लास है जितना टाइम था उसमें अगर आप उसको डांटते ही रहे तो फिर उस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मतलब अपने संवेगों को पहले तो पहचानना, और जब आप पहचानोगे तभी तो आप कंट्रोल करोगे। अगर पहचाने नहीं अपने संवेगों को, पहचान ही नहीं पाए तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अपने संवेगों को पहचानना और सेकंड कि अपने संवेगों को कंट्रोल करना। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। थर्ड है आत्मविप्रेरणा, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि स्वयं को अभिप्रेरित करना। कि मतलब इसमें है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, जैसे आप दूसरों की हेल्प करते हो, कोई भी अच्छा काम करते हो, तो अपनी पीठ खुद थपथपाना। मतलब आप दूसरों का वेट नहीं करोगे कि ये मुझे मेरी तारीफ़ करेगा या मुझे मतलब मेरी तारीफ़ करेगा, मुझे प्रोत्साहन देगा या मुझे मोटिवेट करेगा। उसका वेट ना करके आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आप अपनी पीठ खुद थपथपाओगे। इसका अर्थ यही है कि दूसरों की, जैसे आपने किसी की हेल्प की तो आप खुशी का अनुभव करोगे
और अपने आप को मोटिवेट करोगे कि हाँ मैं अब नेक्स्ट टाइम भी ऐसे अच्छे काम करूँगा जिससे मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिले। तो ये जो आता है वो मतलब स्वयं को विभेदित करना, इसी को हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये नोट है कि ये जो तीनों गुण अभी अपन ने देखे हैं, ये जो तीनों विशेषताएं हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन, नाम से स्पष्ट है। तो ये जो तीनों गुण होते हैं वो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, मतलब जो खुद से रिलेटेड है। सेल्फ अपने आत्म जागृति, आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्मविपणना, तो ये तीनों गुण व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। ठीक है, अब आता है समानुभूति, परानुभूति या एम्पैथी। ये समानुभूति है, सहानुभूति नहीं है। ठीक है, तो क्या होती है सहानुभूति और क्या होती है समानुभूति, या एम्पैथी क्या होती है और सिंपैथी क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि दूसरों के प्रति केवल संवेदनाओं को व्यक्त करना, जबकि परानुभूति कहता है कि दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सोचना। ठीक है, जैसे सड़क पे एक अंधे दादाजी खड़े हैं। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स सब जा रहे हैं, आपने देखा, फिर आपने कहा कि ये देखो ना, ये दादाजी अंधे हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती होगी, सड़क पार करने में कितनी कठिनाई आती होगी। तो ये सब आपने क्या कि उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त की। लेकिन फिर आपने सोचा कि मतलब आपने उनकी जगह अपन को मान लिया कि अगर काश अपन अंधे होते तो अपन को क्या होता। तो फिर आपने क्या किया कि उनको रोड क्रॉस करवा दिया। तो ये जो आपने किया वो क्या होगी, आपकी परानुभूति, मतलब उनकी समस्या को अपनी समस्या समझ ली। पहले आपने सिर्फ संवेदना व्यक्त की थी कि हाँ यार इनको कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी, ये सब एक जिसको हम सहानुभूति कहते हैं, ओनली संवेदना व्यक्त करना। लेकिन अगर आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी समझ करके अगर उसका समाधान कर रहे हो तो ये आपकी परानुभूति है। इसको हम समानुभूति, समान अपने उनके समान अपनी अनुभूति व्यक्त कर रहे हो, इसको ही अपन एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, तो ये था परानुभूति का कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट है सामाजिक दक्षताएं, संबंध संचालन, हैंडल द रिलेशन, मतलब रिलेशन को हैंडल करना। और ये किसके कारण होगा, जब अपन दूसरों के संवेगों को समझेंगे, दूसरों के संवेगों को पहचानेंगे। जैसे अगर किसी के आपका फ्रेंड है तो उसका अगर जैसे रीट में सिलेक्शन हो गया और आपका लक बाय चांस ऐसा हो नहीं, पर अगर एक उदाहरण है ये, अगर आपका नहीं हुआ और आपको अगर आपका फ्रेंड मिलता है तो क्या आप उसे ये गुस्सा करोगे या फिर ऐसे थोड़ी शो करोगे कि यार मेरा तो नहीं, आप खुशी खुशी उसको कहेंगे क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस तेरा अच्छा हो गया। तो ये जो आप कर रहे हो वो उसके समय को पहचान रहे हो कि हाँ वो खुश है, तो अपन को भी उसके अनुसार, आपके मन में कुछ भी हो पर आपको बाहर से तो यही रिएक्ट करना होगा। या फिर आप किसी के मतलब कोई किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई है तो आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप वहाँ हंसी मजाक थोड़ी करोगे, चाहे आपको उसकी कोई फीलिंग हो या नहीं हो, आप वहाँ जाके मतलब एक अपनी फीलिंग्स को उसके अनुसार ही रखोगे। तो ये होता है दूसरे को संवेगों को पहचाना कि उसके संवेग क्या, उसके अनुसार रिएक्ट करना, ये आपका संबंध संचालन और उसके कारण रिलेशन हैंडल होते हैं। अगर आप वहाँ जाके किसी के घर पे अगर प्रॉब्लम्स है और आप वहाँ जाके हंसी मजाक कर रहे हो या फिर कुछ भी जो अपने मन में आ रहे हो वो कर रहे हो, तो ये आपके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं, ये नैतिकता नहीं है, ये सामाजिक दक्षता नहीं होती है आपके अंदर। तो ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। तो इससे इसका मेन यही है कि दूसरे के संवेगों को पहचानना। इसमें नेतृत्व आता है, समस्या समाधान, संप्रेषण, चिंतन, सजगता, संबंध आदि इसमें आते हैं। और ये दोनों अंतर व्यक्ति होंगे, मतलब अब एम्पैथी भी आपके खुद कितनी होगी, एक पर्सन और होगा, तो ये दो व्यक्तियों के बीच में होती है, इसलिए इसको हम अंतर व्यक्ति कहते हैं। और ये सामाजिक दक्षताएं, हैंडल द रिलेशन, ये भी अगर आप दूसरों के संवेगों को पहचान रहे हो तो ये दोनों जो गुण हैं, समानुभूति या परानुभूति और जो सामाजिक दक्षता है, ये दोनों जो गुण है वो अंतर व्यक्ति होते हैं। तो आई थिंक आपको ये पांचों विशेषता अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या उपयोगिता है इस इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये समायोजन साबित करने में सहायक होता है। अगर आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो, अपने संवेगों पे आप समझ रहे हो, उनको पहचान रहे हो, उन पे कंट्रोल कर रहे हो, दूसरों के संवेगों को पहचान रहे हो, तो ये एक समायोजन साबित करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, संबंध बनाने में सहायक है, ये भी हमने देखा। नेतृत्व के गुण का विकास करने में सहायक है, तो इसका EI का यूज़ नेतृत्व के गुण का विकास करने में सहायक है। सफलता उपलब्धि या सफलताएं उपलब्धि प्राप्त करने में, ये भी हमने देखा था कि 20% IQ क्या और 80% जो होता है वो किसका होता है, EQ क्या। तो ये सफलता प्राप्त करने में तो उपयोगी है ही, बहुत उपयोगी है। ठीक है, फिर आता है समस्या समाधान में सहयोग करता है। समस्या समाधान, अगर आप किसी की फीलिंग को समझ रहे हो, इमोशन को समझ रहे हो, अपनी इमोशन पे कंट्रोल है, दूसरों के इमोशन को समझ रहे हो,
फिर आप में परानुभूति है, तो ये समस्या समाधान में सहयोग करेंगे। सहानुभूति व समानुभूति का विकास करना, जीवन को सुखमय व शांतिमय बनाने में सहयोग, अभिप्रेरित करने में, वो तो देखा आपने, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड करने में, व भावनाओं को समझने में। इसलिए ईक्यू को हम बुद्धि का हृदय भी कहते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम बुद्धि का हृदय कहते हैं। ठीक है। और लास्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें जो बुद्धि के जो प्रकार थे, इंटरपर्सनल व इंट्रापर्सनल, तो उसका संबंध किससे है? तो हमने अभी देखा था कि दूसरों के संवेगों को पहचानना, जो कि एक इंट्रापर्सनल कैरेक्टर है। तो ये जो होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि से। तो ठीक है, तो ये है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का संबंध किससे है? तो संवेगात्मक बुद्धि से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आई थिंक इससे आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।